नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। नो योर कंपनी में आपका स्वागत है। और नो योर कंपनी में आज हमारे रडार पर एक और बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी होगी। हम बात करेंगे विनती ऑर्गेनिक्स की। आप इस कंपनी का एक साल का चार्ट जरा स्क्रीन पर लेकर आए। साल के लोस से 770 के, वहां से 115% ऊपर इस समय कंपनी कामकाज करती हुई। तो आज जानने की कोशिश होगी, विनती समझने की कोशिश होगी विनती ऑर्गेनिक्स का कामकाज क्या है। मैं पढ़ रहा था इस कंपनी का बड़ा डोमिनेंट मार्केट शेयर है कई सारे केमिकल्स में। उसके पीछे वजह क्या है, केपेक्स प्लान क्या है, आगे के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, ट्रैजेक्टरी कैसी रहेगी, इन सब पे बातचीत होगी विनती ऑर्गेनिक्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और पार्ट ऑफ द प्रमोटर ग्रुप विनती सराफ मुथरेजा जी से। और साथ साथ इस कंपनी पर आगे एक एक्सपर्ट का कॉल भी लेकर आऊंगा। लेकिन पहले इस वक्त की सुर्खियों पे आप नजर डालिए। 4 दिनों की तेजी के बाद बाजार पर दबाव। निफ्टी 11,000 के ऊपर टिकने में कामयाब। इन्फोसिस, रिलायंस और एचडीएफसी ग्रुप बना रहे हैं सबसे ज्यादा प्रेशर। विप्रो के 4.25 करोड़ शेयरों में बड़ा सौदा। प्रमोटर अजीम प्रेमजी ने बेची करीब 0.7% हिस्सेदारी। करीब 259 रुपए के भाव पर हुई डील। विप्रो का शेयर करीब 4% फिसला। अरविंद फैशन 591 रुपीस पर हुआ लिस्ट। पेरेंट अरविंद से ब्रांडेड और रिटेल कारोबार की डीमर्जर से बनी यह कंपनी। अरविंद के 5 शेयर के बदले निवेशकों को मिला अरविंद फैशंस का 1 शेयर। वित्तीय घाटे के लक्ष्य को लेकर सरकार की मुश्किलें बढ़ी। मौजूदा कारोबारी साल में जीएसटी कलेक्शन उम्मीद से 60,000 करोड़ कम रह सकता है, सूत्रों के हवाले से खबर। और अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के लिए पूर्व जज कलीफुल्ला, श्री श्री रविशंकर और श्रीराम पंचू का पैनल बनाया। 8 हफ्ते में पूरी होगी प्रक्रिया। मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो आप सब जो महिला दर्शक इस समय कार्यक्रम देख रही हैं, आप सबको हमारी पूरी टीम की तरफ से हैप्पी वुमेन्स डे। अच्छा, मार्केट्स प्लीज स्क्रीन पे लगाएं डायरेक्टर साहब। और 3 दिन की तेजी थी लगातार। पिछले शुक्रवार से हमने देखा था 3 दिन थी। कल जब वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन था तो एक फ्लैट क्लोज निफ्टी में देखने को मिली। और आज फाइनली हफ्ते के आखिरी दिन शुक्रवार को कुछ प्रेशर माउंट होता हुआ। तो 1/3 का दबाव सेंसेक्स और निफ्टी पे आप लोग की स्क्रीन पर। ऑलमोस्ट दिन के लोज पे भारतीय बाजार इस समय ट्रेड करते हुए। अच्छी बात है कि अभी भी निफ्टी 11,000 के ऊपर है। 11,017 के लेवल पे हो रहा है ट्रेड। और 11,000 की अहमियत यह है कि सीरीज का मार्च वायदा सीरीज का सबसे तगड़ा पुट्स में बिल्डअप जो है वो 11,000 के लेवल्स पर है। तो अहमियत है, अब तक उस अहमियत को बाजार रिकॉग्नाइज कर रहा है, ये अच्छी बात। वहां से अगर दबाव आया, उस लेवल से नीचे गए तो शायद अनवाइंडिंग का प्रेशर तेज होता हुआ नजर आए। तो वो उस लेवल पे जरा क्लोजली वॉच आउट करें। मेटल्स, आईटी, ऑयल एंड गैस, ये पॉकेट्स दबाव में। सरकारी बैंक्स में आज भी खरीदारी का सिलसिला कंटिन्यू होता हुआ। लेकिन जैसे हेडलाइन में मैंने मेंशन करा, तो इंडेक्स पे दबाव आ रहा है, कुछ स्पेसिफिक हेवी वेट्स के कारण दबाव है। इन्फोसिस से बाजार पे दबाव बढ़ता हुआ, ये देखिए, ये टॉप लूजर्स उस लिहाज से, कंट्रीब्यूशन के लिहाज से। अच्छा, रुपया एक बार स्क्रीन पर लेकर आए। रुपया आपको याद होगा कि हाईस पर था 69.99, अगर मुझे सही याद आ रहा है तो एग्जैक्ट उन लेवल पर रुपए की कल क्लोजिंग थी। और अब देखिए 69.93। तो खुले हम कुछ कमजोर थे, लेकिन वापस मजबूती का सिलसिला, वापस 70 के नीचे इस समय रुपया ट्रेड करता हुआ। तो रुपए में स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, पिलर टू पिलर रुपया मूव कर रहा है। लेकिन चलिए आज के मैनेजमेंट से बातचीत की शुरुआत करते हैं। और विनती ऑर्गेनिक्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विनती मुथरेजा जी जुड़ती हुई। विनती जी, सबसे पहले तो आपको भी महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विनती ऑर्गेनिक्स, आपका नाम विनती आप ही के नाम पे एक कंपनी है क्या मैम? जी ऐसा नहीं है। एक्चुअली विनती वर्ड का बहुत ही अच्छा मीनिंग होता है। इट मीन्स रिक्वेस्ट इन हिंदी, प्रार्थना। तो मेरे जो फादर है उनको ये वर्ड बहुत पसंद था, इसीलिए उन्होंने इस वर्ड से कंपनी स्टार्ट की थी। तो पहले आप आई थी कि पहले कंपनी आई थी?
मेरी बर्थ ईयर 84 है, तो पहले मैं आई, तो यही मैं पापा को बोलती हूँ कि आप ज़्यादा क्रिएटिव नहीं थे, नाम जहाँ तक आपने एक ही नाम में दोनों चीज़ कर ली। तो नहीं, ठीक है। तो मैं विनती ऑर्गेनिक्स का, जब मैं आपसे मेरी एक बार और चर्चा हो चुकी है न्यू ईयर कंपनी में, लेकिन जब आप आते हो तो उससे पहले मैं आपकी कंपनी में जाकर रिविजिट करता हूं, तो वो केमिकल कंपनी को लेकर हमेशा कंफ्यूजन रहता है। अब उसमें मैं पढ़ रहा था, तो मैं तो फुल फॉर्म पढ़ूं भी ना, ATBS, IBB, ये IS, IB, ये सब जो आप कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, पहले कोई समझाएं दरअसल मैम ये सब है क्या, ये केमिकल्स क्यों बनाए जाते हैं, एंड यूज क्या होता है, विनती ऑर्गेनिक्स का आसान शब्दों में धंधा है क्या मैम? ज़रूर ज़रूर। जो हमारी जो कंपनी है, वी मेक एकदम स्पेशलिटी नीश केमिकल्स। तो शुरुआत में सबसे पहले जब पापा ने कंपनी स्टार्ट की थी, तो हमने फैक्ट्री लगाई थी टू मेक IBB, आइसोब्यूटाइल बेंजीन। उसका मोस्टली एक ही यूज़ है, इट इज़ यूज टू मेक आइबुप्रोफेन, जो पेन किलर होता है, काफ़ी फेमस ब्रूफेन नाम से दवाई चलती है वर्ल्ड ओवर, इट्स अ जेनेरिक कंपनी, उसका ये मेन रॉ मटेरियल है IBB। इसमें ओवर द इयर्स वी हैव बिकम द डोमिनेंट प्लेयर, वी आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड विथ अबाउट 70% मार्केट शेयर। फिर 2002 में हमने सोचा कि अभी थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, दूसरा प्रोडक्ट कोई ऐड करते हैं, तो तब जाके ये ATBS प्रोडक्ट आया। इसका फुल फॉर्म तो खैर आई विल टेल यू, इट इज एक्रिलो अमीडो टर्शरी ब्यूटाइल सल्फोनिक एसिड, पर इसका मेन इसीलिए मैंने पढ़ा नहीं था मैम, आप क्योंकि रोज यूज करते हो तो आप तो बोल लिए, मेरे लिए तो बड़ा दिक्कत हो रही थी। हाँ, तो हमें तो खैर बोलना पड़ता है, पर इसकी सुनिए बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। इट इज़ यूज्ड टू मेक पॉलीमर्स एंड पॉलीमर्स अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज। जैसे इससे पॉलीमर्स बनते हैं जो वाटर ट्रीटमेंट में जाते हैं, जो शेल गैस रिकवरी में यूज़ होते हैं, एनहांस्ड ऑयल रिकवरी में यूज़ होते हैं, डीप ऑयल एंड गैस वेल्स है वहाँ यूज़ होते हैं, पर्सनल केयर में है। इससे जैसे सुपर अब्जॉर्बेंट्स की तरह भी इसके पॉलीमर्स यूज़ हो सकते हैं, जिनका यूज़ डाइपर्स में हो सकता है, या हेयर जेल, माइनिंग केमिकल्स, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स। तो इसके बहुत ही वेरिड यूजेस हैं। इसमें इट इज़ फुल्ली एक्सपोर्ट, 95% एक्सपोर्ट। इट इज़ सोल्ड टू MNC कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड, केमिकल कंपनीज सच एज डाउ केमिकल्स, BASF, SNF, नाल्को एट्सेट्रा। इसमें भी वी आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर विथ अबाउट 65% मार्केट शेयर। और जो तीसरा प्रोडक्ट, जैसे कि आपने सही कहा, इज़ IB, विच इज़ एक्चुअली आइसोब्यूटलीन। Now, contrary to what people think, it is not a raw material for IBB, but it is a raw material for ATBS. तो पहले क्या IB की इंडिया में शॉर्टेज थी, तो हम उसको इंपोर्ट करते थे ATBS के लिए। अब हम खुद ही बना रहे हैं IB। वी आर द लार्जेस्ट IB मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। हम खुद हमारे ATBS के लिए यूज़ करते हैं। हम इसे दूसरे एग्रो केमिकल्स कंपनीज को भी सेल करते हैं, जो उससे साइपरमेथ्रिन करके एक पेस्टिसाइड होता है, वो बनाते हैं। तो उसमें हमारे जैसे UPL है, घरडा है, मेगमनी है, दीज आर आवर कस्टमर्स। तो ये 3 हमारे मेन प्रोडक्ट्स हैं विच अकाउंट फॉर अबाउट 80% न्यूज़, और बाकी 20% रेवेन्यूज आते हैं जो हमारे कस्टम प्रोडक्ट्स है। काफ़ी उनमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, वन इज यूज एज अ क्लैरिफाइंग एजेंट, सम इज यूज्ड इन प्लास्टिक्स। या तो आपने जो बताया, मैं जब आपका धंधा समझने की कोशिश कर रहा था, तो जो आपने ATBS की बात करी, उसमें मुझे पता चला 45% ग्लोबल शेयर आपका है, IBB में 65% ग्लोबल शेयर आपका है, ये IB जो है उसमें 70% डोमेस्टिक शेयर आपका है। क्या इस तरह का मार्केट शेयर एंजॉय करती है विनती ऑर्गेनिक? जी, हमारा जैसे हमारे प्रोडक्ट सिलेक्शन का क्राइटेरिया ये है, वी विल गो फॉर नीश केमिकल्स वहाँ, और जहाँ पर वी हैव द स्कोप टू बिकम द डोमिनेंट और लार्जेस्ट। ऐसा क्यों तो विनीति मैम, क्यों ऐसा मोनोपोलिस्टिक मार्केट है? ये इस तरह का मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्यों है? क्या बहुत तगड़े एंट्री बैरियर्स हैं? क्या आपको एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल गया है? ऐसा क्यों मैम कि दूसरे इस स्पेस में पैर नहीं जमा पा रहे? जी, ऐसा देखिए, मोनोपोलिस्टिक तो है नहीं। IBB में भी देर आर 2 मेन प्लेयर्स ग्लोबली, एक IOL केमिकल्स भी है नॉर्थ इंडिया में। और क्या है, हमें फर्स्ट मूवर तो एडवांटेज एक्चुअली नहीं है। जब हमने IBB स्टार्ट की 91 में, इट वाज मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना ऑल्सो, इन USA ऑल्सो, इन UK ऑल्सो, बट ओवर टाइम दे ऑल क्लोज डाउन बिकॉज दे वर नॉट एबल टू कम्पीट विथ अस।
इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग एंड क्वालिटी। तो हमारा जो एडवांटेज रहता है वो प्रोसेस इनोवेशन रहता है, हमारा प्रोसेस उनसे बेटर था, जिस गेव अस कॉस्ट एफिशिएंसी, दिस गेव अस बेटर क्वालिटी, उससे हमारा मार्केट शेयर बढ़ता गया। एंड इट इज़ अ सिमिलर स्टोरी फॉर ATBS ऑल्सो। ATBS में जैसे 1.5 साल पहले तक हमारा 45% मार्केट शेयर था, और लुब्रिजोल करके अमेरिकन कंपनी थी, दे वर द सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर, बट दे जस्ट एग्जिटेड दिस बिजनेस ऑल टुगेदर। नाउ अगेन देयर प्रोसेस वाज डिफरेंट देन आवर्स, उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर हमसे ज़्यादा था, उनके ओवरहेड्स ज़्यादा थे, तो हमसे compete करना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। अब जाके हमारा 65% मार्केट शेयर हो गया। ये आपसे compete करना डिफिकल्ट क्यों? क्या आप लोग फुली इंटीग्रेटेड हो और बाकी प्लेयर्स जो बाकी पीयर्स हैं वो फुली इंटीग्रेटेड नहीं है, ऐसा होता है? ये रीजन है क्या? जैसे ATBS में तो कुछ हद तक ये बात सही है। वी आर द ओनली ATBS मैन्युफैक्चरर जिसके पास बैकवर्ड इंटीग्रेटेड इनटू आइसोब्यूटलीन है। IBB में हमारा प्रोसेस अलग है, हमारा कैटलिस्ट अलग है, हम जो उसकी वेस्ट स्ट्रीम से जो बाय प्रोडक्ट्स निकालते हैं, दैट ऑल्सो गिव्स अस एन एज एंड प्रोवाइड्स अ बैरियर टू एंट्री टू अदर कंपेटिटर्स। आइसोब्यूटलीन में ऑफ कोर्स वी आर इंटीग्रेटेड इन द सेंस दैट वी हैव आवर ओन यूज फॉर आइसोब्यूटलीन। So yes, there is synergy with our existing products, and that gives us an advantage. तो ये क्योंकि लास्ट क्वार्टर की जब, अच्छा आप जितना हिंदी में बोलोगे ना उतना मुझे और मेरे दर्शकों से ज्यादा आप कनेक्ट कर पाओगे, हमें ज्यादा समझ में आएगा ये धंधा विनती ऑर्गेनिक का है क्या मैम। अच्छा, मार्जिन में बहुत तगड़ा उछाल देखने को मिला इस क्वार्टर वर्सेस इसी साल, पिछले साल का ये सिमिलर Q3 जो क्वार्टर था, मैं देख रहा था मार्जिन्स 830 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं। इस समय 35% पे खड़े हुए हैं आपके मार्जिन्स। इस तरह के मार्जिन सस्टेनेबल हैं क्या, और एक्सपेंशन मार्जिन्स में कहां से आ रहा है इस समय? See, मेन रीजन एक्सपेंशन ऑफ द मार्जिन्स इज ATBS। जो मैंने आपको कहा ना कि लुब्रिजोल जो लार्जेस्ट कंपेटिटर था वो एग्जिट हो गया, उससे तो आपके पास प्राइसिंग पावर आ रही है क्या? आप लोगों ने प्राइस बढ़ाया मार्केट में? बैलेंस था, देयर वाज थोड़ी बहुत प्राइस भी बढ़ाई है, थोड़े जो कस्टमर्स जो हमसे नहीं लेते थे वो हमारे पास आ गए, उनकी प्राइस ज़्यादा है बिकॉज दे वर नॉन कॉन्ट्रैक्टेड कस्टमर। थोड़े रॉ मटेरियल के भी प्राइसेस गिरे हैं, तो अभी हमारा ATBS यूटिलाइजेशन पे चल रहा है। थोड़ी सी शॉर्टेज है मार्केट में, इसीलिए थोड़े मार्जिन्स आर हाई। अभी हम ATBS का एक्सपेंशन भी कर रहे हैं क्योंकि डिमांड काफ़ी तगड़ी लग रही है फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years आगे जाके। तो थोड़ा बहुत मार्जिन में आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट ईयर हमारा ब्यूटाइल फिनॉल एक न्यू प्रोजेक्ट है जो ऐड होएगा हमारे रेवेन्यूज़ में ना, उसकी मार्जिन ATBS से कम है, तो ओवरऑल जो ब्लेंडेड मार्जिन आगे जाके थोड़ी कम हो जाएंगी। जो आप अभी 35% बता रहे हैं वो आई थिंक लॉन्ग टर्म में 30% पकड़ के चल सकता है कोई फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 years। हाँ, 30% इज ऑल्सो हेल्दी। इस तरह की ग्रोथ जो कंपनी डिलीवर, अच्छा मैं आऊंगा ग्रोथ के आंकड़ों पे, फाइनेंशियल्स पे डिटेल में, लेकिन आपने कहा था आपका फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं है, उससे पहले चाइनीज कंपनीज भी स्पेस में थी। चाइनीज कंपनीज अगर जिस स्पेस में थी उसमें तो बड़ी दिक्कतें होती हैं तमाम इंडस्ट्रीज को। आपके इस केस में ऐसा नहीं है क्या? चाइना इस मार्केट में कम्पीट नहीं कर रहा आप लोगों से क्या? जी, हम तो हमारे दोनों ही मेन प्रोडक्ट्स IBB एंड ATBS चाइना में एक्सपोर्ट करते हैं। चाइना पे IBB पहले चाइना में बनता था, अब नहीं बनता है। ATBS बनता है चाइना में, लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, प्राइस हमसे ज़्यादा है, तो हमें तो कभी चाइना से प्रॉब्लम ही नहीं हुई। चाइना इनफैक्ट इज़ नॉट अ कॉम्पिटिशन फॉर अस, इट इज़ अ मार्केट फॉर अस। हाँ, अच्छा ओवर द इयर्स मैं देख रहा था फाइनेंशियल्स में ग्रोथ जो आई थी, मुझे रिसर्च टीम बता रही थी कि CAGR जो था सेल्स का 2-2.5% का था, प्रॉफिटेबिलिटी का 14-15% के आसपास था, पर ऑफ लेट ये मोमेंटम अब पिकअप हो रहा है। Q3 के नंबर्स कहते हैं रेवेन्यू 63% का उछाल, प्रॉफिटेबिलिटी डबल होती हुई, इनफैक्ट 9 मंथ्स का परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग है। ये ट्रेजेक्टरी में बदलाव कैसे आ रहा है मैम, और कितना सस्टेनेबल है? एक्चुअली ये जो पहले जो आप बता रहे हैं ना कि रेवेन्यू ग्रोथ खाली 2-2.5% का था, दैट इज अ लिटिल मिसलीडिंग, क्योंकि हमारे वॉल्यूम ग्रोथ तो ज़्यादा ही था। वो रेवेन्यू इज अ फंक्शन ऑफ 2 थिंग्स, वॉल्यूम एंड प्राइस। आप प्राइस हमारे प्रोडक्ट्स की कम हो रही थी, और क्यों कम हो रही थी? क्योंकि हमारी रॉ मटेरियल कम हो रही थी, क्योंकि क्रूड प्राइस कम हो रहा था। क्रूड ना 140 के हाई से 60 पे चला गया, इसीलिए रेवेन्यू ग्रोथ नहीं आई थी, लेकिन फिर भी प्रॉफिट तो बढ़ता ही पॉइंट टेकन। अच्छा फिर ये बताएं Q3 में, तो एक बात बताएं मैम, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, 60-65% Q3 में रेवेन्यू में जंप था, तो इसमें इसको ब्रेक करके बताएं फिर वॉल्यूम कितना कंट्रीब्यूट कर रहा था और रियलाइजेशन से कितना फायदा मिला आप लोग को अंदाजन?
नहीं, जैसे Q3 ईयर ऑन ईयर रियलाइजेशंस का फायदा तो मतलब कितना रहा होगा, 10-15%, 20% कुछ रहा होगा। Sure, मोस्टली हाँ। तो वॉल्यूम ग्रोथ ही है ठीक है दिस ईयर कंपेयर टू लास्ट ईयर। हाँ, अच्छा, बिकॉज ऑफ ATVs। तो ठीक है। जी। अब इम्पोर्टेंट मेरे लिए, मैं जब 9 मंथ्स की बात कर रहा था तो ऑलरेडी इस बार 9 मंथ्स में आपने 800 करोड़ रुपए से ज्यादा के रेवेन्यूज क्लॉक कर लिए, जो कि पिछले साल के 750 करोड़ रुपए से ज्यादा ऑलरेडी हो चुके हैं 9 महीने में ही। तो 1000 करोड़ रुपए की जो आखिर इस फाइनेंशियल ईयर की, क्या उसे एक्सीड करेंगे? इसी का दूसरा पार्ट, पैट किस तरह की ग्रोथ एक्सपेक्ट करूं? लास्ट जब आप लोग का इंटरेक्शन हुआ होगा, एनालिस्ट स्पोर्ट्स हाईलाइट करती हैं कि 30 से 35 पर साल मुनाफे में, यही मान के चलूं इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए? नहीं, अभी जैसे रेवेन्यू तो हमारा 1000 क्रॉस कर ही लेगा, तो 7 लास्ट ईयर पैट था 140 crores। दिस ईयर ऑलरेडी इन 9 months वी आर एट 200 crores, तो वी शुड बी एबल टू क्रॉस 250 crores इन फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी, और वाकई फिर ड्यूली फिर स्टॉक मार्केट रिवॉर्ड करता हुआ स्टॉक को, जिसमें इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया था। विनती मैम धन्यवाद, और आपके पापा ने नाम सही रखा था। अब लगा ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और रडार पे आज थी विनती ऑर्गेनिक्स। ठीक है अभी भी, क्योंकि अब तक मैनेजमेंट से बातचीत हुई है, और अब बात करूंगा इसमें इन्वेस्टमेंट का नजरिया क्या होगा, पैसा लगाएं या ना लगाएं। ट्रेडस्टर ब्रोकिंग के संदीप जैन साहब जुड़ते हुए, और लकीली संदीप जैन साहब से बड़े दिनों बाद आज फाइनली बातचीत हो पा रही है। संदीप साहब सॉरी, बीच में तो तुमसे बातचीत हो नहीं पा रही थी, आज आपकी खास आपके लिए 1 मिनट स्क्वीज करके लाया हूं। ये विनती ऑर्गेनिक्स कंपनी कैसी है सर? लो लेवल से तो बहुत तगड़ी रिकवरी, अब इन लेवल्स पे कॉल क्या होगा? और मैनेजमेंट धंधा वंदा जिस तरह का ग्लोबल मार्केट शेयर है, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा था। नहीं, बेहतरीन कंपनी आशीष जी, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल कंपनी जिसको कहते हैं ना, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल कंपनी है। Yes, और true. मुझे लग रहा है कि ये पोर्टफोलियो का एक परफेक्ट स्टॉक है। और देखिए, ड्रीम रन दिया कंपनी ने जबरदस्त। अगर चार्ट पैटर्न देखे तो जबरदस्त चार्ट्स है, और बाकी फंडामेंटल्स की बात करें तो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, जो भी प्रोडक्ट्स है उसमें है, कईयों में मोनोपोली है। मतलब आईबीबी का तो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड है। एटीवीएस एक केमिकल है जिसमें अगेन लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, इंडिया का ओनली मैन्युफैक्चरर। ऐसी कंपनियां बहुत कम है लिस्टेड स्पेस में, और मुझे ऐसा लगता है कि इन कंपनियों में अगर निवेश करते हैं तो फिर करके भूलने वाला स्टॉक है ये। और मेरे हिसाब से बिल्कुल इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए। जिस तरीके से मार्जिन बढ़े हैं, जिस तरीके से इनकी मार्केट में स्टैंडिंग बढ़ी है, मैं सुन रहा था आपका इंटरव्यू, बहुत ही बेहतरीन इंटरव्यू था। उन सब फंडामेंटल्स को देखते हुए, और बाकी जो मैंने इनकी वेबसाइट देखी और सारे फंडामेंटल्स चेक किए, मुझे लगता है ये 1800 रुपए का एक मैंने छोटा टारगेट दिया है 3 से 6 महीने की अवधि में। बाकी ये बाय एंड फॉरगेट वाला स्टोरी है। तो ये अगर आप टारगेट चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन विनती ऑर्गेनिक्स एक्यूमुलेट करना शुरू करें, फिर बातचीत है तो ये लग रहा है मुझे 12,000 गिरेगा तो लकी होंगे हम लोग, और दबाव में मिल जाए तो उतना अच्छा कि नहीं, लेकर रख लें। इवेंचुअली लंबी अवधि में शायद गजब के रिटर्न देने का दमखम रखता है। संदीप सर धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। और